I invite Sri Shyam Prakash Yadav for the inauguration speech. भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद केरल के इस खूबसूरत शहर कोची पूजनीय श्री नारायण गुरु जी स्वामी के इस पावन स्थल जहाँ से महापुरुष हमारे पूजनीय अयंकाली भी हुए, आज उस स्थान पर आकर मैं उनके चरणों को नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखने का काम करता है, मैं परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में भी नमन करता हूँ। यह मौजूद सभागार में तमाम मेरे देवतुल्य साथियों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संपूर्ण केरल से यहाँ इकट्ठा होकर के भारतीय जनता मजदूर संघ के खूबसूरत कार्यक्रम को आप लोगों ने जिस तरीके से और खूबसूरत बनाया, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित मेरे साथी जो मंच पर विराजित थे और यहाँ की टीम जिसने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया, सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबका आभार। ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, इधर आ जाओ, बाद में बात करेंगे। नो डिस्टर्बेंस प्लीज। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपस में एक खूबसूरत वातावरण बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये वातावरण पहले नहीं था, मगर हम भी अपने तरीके से कुछ बनाएं, ऐसा एक प्रयास। हम भारतीय जनता मजदूर संघ इस ऑर्गेनाइजेशन को काफी वर्षों से चला रहे हैं। ट्रेड यूनियन के नाम पर तमाम संस्थाएं, तमाम ट्रेड यूनियन देश में काम कर रही हैं। उनके नारे हैं, चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, बाय हुक एंड क्रुक आप हमारी मांगे पूरी करो। एक नेतागिरी का वातावरण, इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने का वातावरण तमाम यूनियनों ने दिया है, और उसका क्या परिणाम निकला? इंडस्ट्री क्लोज हो जाती है और डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री जो लेबरर हैं, वर्कर्स हैं, वो माइग्रेट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं दूसरी स्टेट के लिए। हमारा सबसे पहला नारा है, राष्ट्र के लिए करेंगे काम, नहीं करेंगे चक्का जाम। वर्क फॉर द नेशन, नो स्ट्राइक। अगर हमें कोई मांग पूरी करनी है तो तमाम तरीके हैं। अगर आप कमीज बनाते हैं, if you are the manufacturer of shirt,
एंड यू नीड कि आपकी मांग पूरी हो, तो आप कमीज का काम बढ़ा दें, डबल योर वर्क। मगर जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, आप उसमें एक बाजू नहीं लगाएं। हमारी मांग पूरी होगी तब हम इस कमीज को पूरा करेंगे, प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे। हम जूता बनाते हैं तो 1 पाउंड का जूता बनाना, मैन्युफैक्चर वन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट फिट, दूसरा बनाना जब आपकी मांग पूरी हो जाए। यानी प्रोडक्शन बंद नहीं करना है, बढ़ा देना है, मगर नो सेल, बिकेगा नहीं जब तक आप उसको कंप्लीट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से रचनात्मक तरीके से अपनी मांग को पूरा करने के तरीके निकालना। हमारा देश सदियों से मैन्युफैक्चरर रहा है। वी आर द मैन्युफैक्चरर एंड ऑनर ऑफ आवर वर्क। मगर हम लोग कपड़ा बनाते थे, मखमल बनाते थे, मलमल बनाते थे। ढाका का मलमल और मखमल जो कपड़ा है, एक माचिस की पॉकेट में, माचिस की डिब्बी में पूरा थान उसमें आ जाया करता था। हम रेशम बनाया करते थे। मिस्र के पिरामिड, जिनमें आज भी जो शव रखे हुए हैं, उन शवों पर जो कफन है, वो जो रेशम है वो भारत का बना हुआ है। दुनिया भारत में बिजनेस करने के लिए आती थी। दुनिया के तमाम देश भारत में बिजनेस करने आते थे, और साथ साथ जहां पैसा होता है वहां पर लूटने वाले भी आते हैं, साथ साथ लूटने वाले भी आते थे। जीडीपी इन द सेंचुरी ऑफ जीरो आफ्टर डेथ 25% to 30% एट दैट टाइम। 2200 साल पहले जीडीपी जो है वो 30% थी। दुनिया में भारत सोने की चिड़िया था, और यही कारण रहा कि भारत में पुर्तगालीस आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत के उद्योग को जिस तरीके से खत्म किया, उसका परिणाम है कि वी वाज मैन्युफैक्चरर ऑफ आवर वर्क, नाउ वी मैन्युफैक्चर लेबरर्स। आज हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, कारोबार के पीछे नहीं। हमारा कारोबार खत्म हो गया। 1750 आफ्टर 1750 विदेशियों ने भारत के व्यापार को तहस नहस किया। यहाँ का जो कपड़ा उद्योग था वो खत्म हुआ। यहाँ का चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री, दैट डैमेज्ड। मसाला उद्योग वो खत्म। हम लोग मजबूर हुए ब्रिटेन का टेरिकॉट और टेरिलिन पहनने के लिए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री थी, कपड़ा उद्योग, वो खत्म हो चुका था। हाथ काट दिए गए थे, हथकरघे तोड़ दिए गए थे, और डेलिबरेटली, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्शन, अपना माल भारत पे बेचना था। भारत के बिजनेस को खत्म करने का एक विदेशी षड्यंत्र जिसका शिकार हुआ भारत। तमाम तरीके की इंडस्ट्रियां,
तमाम तरीके की विदेशी षड्यंत्र जो हैं उसको भारत ने झेला। भारत आजाद होता है और तरह तरीके के प्रयास किए जाते हैं भारत को डेवलप करने के लिए। तमाम सरकारें आई, भारत के निर्माण में सबने एक बहुत खूबसूरत सहयोग दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने कम दिया किसने ज्यादा दिया, वो पॉलिटिकल बातें हैं, मगर इस भारत को बढ़ाने में सबका सहयोग है और उस सहयोग में हम लोगों को साथ चलना है। भारतीय जनता मजदूर संघ का आज पूरे देश में लगभग 22 राज्यों में 28 राज्यों में काम है। वी आर वर्किंग इन 28 स्टेट। भारतीय जनता मजदूर संघ इज वर्किंग इन 28 स्टेट। उसमें मुझे गर्व है कि केरल भी हमारा शामिल है और बढ़कर के आगे काम करने के लिए तैयार है। डोलगो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इन्हें मजबूत करें और केरल में भी खूबसूरत हर जिले में काम हो, एक ऐसा प्रयास। अब करना क्या है? केंद्र सरकार तमाम योजनाएं भारत के लिए, भारत के हर निवासी के लिए, हर नागरिक के लिए बनाती है। वो योजनाएं हम तक पहुंचे, हमें उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2,50,000 2,50,000 जो नीडी, जो जिसके पास मकान नहीं है उसको देने की घोषणा हुई और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया। मैं समझता हूं कि केरल में भी कुछ लोगों ने उसका लाभ जरूर लिया होगा और जहां नहीं लिया वहां पर हमारे वॉलंटियर्स अपने स्तर पर चिंता करें और उन लोगों तक ये योजना पहुंच सके, ऐसा प्रयास करना। स्वच्छ भारत योजना, जिसमें 12,500 रुपया पर टॉयलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषित किया था। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय आज पूरे देश में बन चुके हैं। पूरा भारत स्वच्छता के नाम पर अव्वल है। इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। अभी आप लोगों ने योग दिवस मनाया। हमने योग दिवस जब शुरू किया उससे पहले विश्व जो है वो योगा को नहीं मानता था। आज पूरा विश्व उस योग दिवस को मना रहा और योग के प्रति आकर्षित हो रहा है। विजनरी प्रोग्राम, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, हर देश के नागरिक के लिए हर तरीके से उसका लाभ मिले। ऐसी योजनाएं वर्तमान सरकार केंद्र की जो है वो बना रही है, उसको चला रही है और उसको लगातार अनवरत चलाना ही हम लोगों का काम है कि नहीं? हम लोग उन योजनाओं को जो सरकार हमारे लिए बनाती है उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, उसके लिए काम करने की जरूरत है। आयुष्मान योजना और अंत्योदय योजना, कुछ स्टेट उसको अपना रही हैं, कुछ नहीं अपना रही है। जहां नहीं अपना रही है वहां पर भी वो अपनाएं, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अभी तक हम 45 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोल चुके हैं। जो कभी अकाउंट को लोग महिलाएं खुलवाती नहीं थी, लोग घर में खुलवाते नहीं थे, आज हम लगभग 45 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हमारे इस वक्त खुले हुए हैं। ये एक खूबसूरत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जिसका लाभ सीधा सीधा उन परिवारों को मिलता है जिसके लिए योजनाएं सरकार भेजती है। अभी हम लोग चूंकि श्रमिकों के बीच में काम कर रहे हैं तो हम लोग एक कोशिश करें कि जितने भी वर्कर्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं, वो अपना ई रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। ई रजिस्ट्रेशन होने से आप अंत्योदय योजना,
आयुष्मान योजना, बीमा, इन सब चीज़ों का लाभ ले पाते हैं। और सरकार के द्वारा दिया जा रहा जो अनुदान है उसका भी लाभ जो है सीधा तौर पर हमारे उस ई श्रमिकधारी वर्कर को मिलता है। एक्सीडेंट होने की सूरत में उसको बीमा, एक्सीडेंटल बीमा मिल जाता है, और कहीं हताहत हो जाए तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया सीधा उसका लाभ मिलता है। एक 17 तारीख को योजना भारत सरकार की शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की। 13,000 करोड़ रुपया उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है। सही मायने में आज हम जहां खड़े हैं ये जगह एजुकेशन सेक्टर में अव्वल है, नंबर 1 है। 100% लिटरेसी रेट 100% है, मगर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। मेरी बात सोजी जी से हो रही थी रात, मैंने कहा एजुकेशन में केरल अव्वल है, मगर एजुकेशन लेने के बाद हमारे बच्चे यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाते। नो इंडस्ट्री इन केरला, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ करके दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में इंडस्ट्री में मदद करते हैं। ये केरल के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। वोकेशनल स्टडी और यहाँ का जो स्टेट है उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ऐसा प्रयास करने की जरूरत है। विश्वकर्मा योजना में ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 18 से ज्यादा ऐसे ट्रेड हैं जिसमें आप ट्रेनिंग बच्चों को, जो नौजवान बच्चे हैं उनको कराकर सीधा सरकार से 1 लाख रुपए का बगैर गारंटी के पैसा मिलेगा। वो पैसा 1 लाख वापस करने के बाद 2 लाख रुपया और मिलेगा। इस तरीके से सरकार अपनी गारंटी पर हर एक प्रदेश के नौजवान बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देना चाहती है और साथ साथ उसके कारोबार में आत्मनिर्भरता आए, उसके लिए बगैर गारंटी के पैसा देने के लिए इस योजना को निकाला है। इससे पहले भी तमाम योजनाएं निकली। दूरदर्शिता कि इसका क्या परिणाम निकलेगा और किसको किस चीज की जरूरत है, इस चीज को लेकर के वर्तमान सरकार जो है वो पूरी तरीके से तत्पर है, उस पर कार्य कर रही है। अभी हमने पिछले दिनों एक कार्यक्रम किया, पूरे घर घर में झंडा फहराया कि नहीं फहराया, सबने तिरंगा झंडा फहराया। तो अमृतकाल महोत्सव वो लगभग 15 दिन चला, 3 दिन झंडा फहराने का कार्यकाल था। 200 करोड़ झंडा निर्माण किया गया। कहां पर? भारत में। उस झंडा को बनाने के लिए धागा बनाया गया भारत में, उसको रंगने के लिए रंग बनाया गया भारत में, उसको कपड़ा बनाया गया और उसको रंगा गया भारतीयों ने। 200 करोड़ झंडा बनाना, उसके अंदर डंडा लगाना, वो सब काम भारतीयों द्वारा किया गया। यानी केवल एक विजन के कारण एक राष्ट्रीय पर्व सबने मिलकर के मनाया और सबने पर्व भी मनाया और धन भी कमाया। इसको कहते हैं एक विजनरी प्रोग्राम। 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ झंडा पैसे का आया ना, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन ही देश को मजबूत करता है। मैं 2007 में गुजरात में था, वहां मुझे कुछ मुस्लिम साथी मिले, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया मुझे
कि हम लोग पतंग व्यापारी, पतंग आप जानते हैं ना, पतंग क्या कहते हैं पतंग को? काइट, पट्टम। तो पट्टम मेकर्स वो मुझे मिले और वो बोले कि हमने मोदी जी को कहा कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, कोई कारोबार नहीं है, हमें मदद करना है। तो मोदी जी ने अपने सेक्रेटरीज को लगा करके पूछा कि इनका क्या स्टेटस है, तो मालूम पड़ा कि 30 करोड़ रुपया पूरे साल का टर्नओवर था उन व्यापारियों का, पतंग, धागा और ये सब मांझा बनाने वालों का। मोदी जी ने कहा ठीक है, हम 15 दिन पतंग महोत्सव मनाएंगे। और पतंग महोत्सव, वो एक फिल्म कलाकार है ना आपका पसंदीदा, सलमान खान है। सलमान खान ने एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बन के वो पतंग उड़ाया और वो कारोबार जो 30 करोड़ रुपए सालाना का था, महज 15 दिन के इस पतंग महोत्सव से 350 करोड़ रुपए का हो गया। यह है खूबसूरती इस दूरदर्शी सोच की। 30 करोड़ से कारोबार केवल एक विजन के कारण 350 करोड़ हुआ। हम जब एक दूसरे की चिंता करेंगे तो इस प्रकार के विजन लेकर के चलेंगे। 2017 में एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर के एक मूवमेंट बना, कोई पैसा कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सबको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, हुआ था ना। और उस वक्त में हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय पी चिदम्बरम जी ने राज्यसभा में कहा, व्हाई डिजिटल प्रोग्राम, देयर इज नो एडवांस मोबाइल फोन, लोगों के पास गरीब है, कहाँ एडवांस में मोबाइल फोन है, नो वाईफाई कनेक्शन, नो नेटवर्क, नो इंटरनेट। एक सब्जी वाला अगर उसको 10 रुपया ट्रांजैक्शन करना है तो हाउ कैन दे मैनेज? मोदी जी नहीं डिगे नहीं, उन्होंने कहा डिजिटल प्रोग्राम तो होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन तो होगा। और आज 2023 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश है। आज हम सबसे ज्यादा दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 5 साल पहले हमारे एक सांसद मना कर रहे थे और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। आपको 1 रुपया भी ट्रांजैक्शन अगर डिजिटली करना है तो आप सब्जी वाला है, जूता बनाने वाला है, मकान बनाने वाला है, कोई भी वर्कर है, हर एक के हाथ में एडवांस फोन है, जीपे या कोई भी कंपनी का अकाउंट है और वो आज डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। राजनीति करनी है, विरोध भी करना है, मगर एप्रिसिएशन भी करना होगा, चर्चा भी करनी होगी। चूंकि ये डिजिटल प्रोग्राम श्रमिकों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये बात कही। मैं ये पॉलिटिकल प्रचार के लिए नहीं, बल्कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी हैं, हमें उसकी तारीफ करना हमारी मॉरल ड्यूटी है। उसका लाभ श्रमिक को मिलता है, गरीब को मिलता है, जरूरतमंद को मिलता है। इसलिए डिजिटल प्रोग्राम इट इज द नेसेसरी थिंग फॉर द लेबरर्स, वर्कर्स, जो भी है। तमाम और भी बातें
हम लोगों ने देखी। आज देश में हाईवेज बन रहे हैं, खूबसूरत हाईवेज, बहुत बढ़िया बढ़िया हाईवे। 2 घंटे 3 घंटे जो रास्ते 10-10, 12-12 घंटे में पूरे नहीं होते थे, वो आज पूरे हो रहे हैं। उन हाईवेज को बना कौन रहा है? हमारे श्रमिक, हमारे वर्कर्स, हमारे लेबरर्स। अगर उनके साथ में कहीं कुछ अनियमितता होती है तो उसके लिए हम लोगों को उनको मदद करना है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। मैं त्रिपुरा गया। मैं उन प्रदेशों में काम कर रहा हूं जहां की भाषा वो मेरी नहीं समझ पाते, मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाता। फिर भी हम आपस में एक डायलॉग करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो समझ रहा है, वो समझा देगा। क्योंकि आप जो बोलते हैं वो भी तो मैं समझता हूं, किसी से पूछता हूं। ठीक इसी तरीके से मैं त्रिपुरा गया। त्रिपुरा में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे से कहा कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने मेरा 2.5 लाख रुपया वो मुझे नहीं दे रहे, मुझे मदद करो। मेरी समझ में ही नहीं आया, वो अपनी भाषा में बोल रहा था, मुझे उसकी भाषा नहीं समझ आ रही थी। फिर किसी ने मेरे से कहा कि इनका ये प्रॉब्लम है। मैं ठीक है, मैंने तुरंत RLC को फोन मिलाया कि ये आपके पास गुवाहाटी में आएंगे और आप इनको मदद करना। डेढ़ महीना पहले वो जो 2.5 लाख रुपया जो उसको देना था SIS कंपनी को, सॉरी नाम नहीं देंगे, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, उस कंपनी को जो देना था उसने नहीं दिया। वो कोर्ट में मैटर गया RLC के पास, जिसको मैंने बोला था। उसने उस कंपनी के ऊपर 35 करोड़ रुपए का चालान किया, 35 करोड़ रुपए का, अगेंस्ट द 2.5 lakhs। RLC award 35 करोड़ रुपया टू दैट पर्सन, लेबरर। तो ये काम करने का तरीका है कि आप एडवोकेट हैं हमारे डॉलवोग जी, अगर कहीं किसी लेबर का पेमेंट फंसता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, आपको हर हालत में उसका बेनिफिट मिलेगा। लेबर डिपार्टमेंट जो है वो आप लोगों की सेवा के लिए है, और वो सेवा जो है हमें लेते रहना है, ऐसे भाव के साथ में काम करना। होमगार्ड, हमारे यहाँ पर आपके सिक्योरिटी में, लोकल सिक्योरिटीज में होमगार्ड वर्क करते हैं, और पूरे देश में इनकी जो आबादी संख्या है लगभग 14-15 लाख है। 14-15 lakhs होमगार्ड्स आर वर्किंग इन एंटायर इंडिया, बट दे पीपल्स आर not employee, they works as a volunteer। वो वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं, और वॉलेंटियर मीन्स नो प्रोविडेंट फंड, नो इंश्योरेंस, नो वर्किंग आवर्स। आपको सब चीज के लिए ये कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। मैंने पूरे देश के होमगार्ड को इकट्ठा किया, हाँ, तो मैंने सारे देश के होमगार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया, और 31 दिसंबर 2021, 21 दिसंबर 2021, we start the campaign by post। सभी होमगार्ड, उन्होंने एक लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, एक लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा, और एक लेटर होम मिनिस्टर को लिखा। टोटल 15,60,000 letters sent to Government of India by speed post। 15,60,000 letters, one letter cost 70 रुपया पर लेटर।
इट मीन्स 30 करोड़ रुपया ये आंदोलन में लगा होमगार्ड का। पूरा 15 लाख लेटर मिनिस्ट्री में भर गया, कई कमरों में आवाज बुलंद हुई, ना खून खराबा हुआ, ना रास्ता जाम हुआ। एक अनूठा आंदोलन भारतीय जनता मजदूर संघ के नेतृत्व में देश के होमगार्डों ने किया, एक अनूठा आंदोलन। और बहुत जल्द हम इस आंदोलन को गिनीज बुक में रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि ऐसा आंदोलन आज तक नहीं हुआ। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो उस एक्ट को संशोधित करने के लिए तत्पर है, और मैं समझता हूं कि वो इस शीतकालीन सत्र में हर सूरत में होमगार्ड एक्ट जो है, जिसके लिए हमने इतना बड़ा मूवमेंट लेटर से किया था, वो कंप्लीट होगा और उसका बेनिफिट देश के सभी होमगार्ड्स को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आप सब लोग काम करते हैं, आपका जैसे सैलरी होता है उस दिन आपका प्रोविडेंट फंड भी करता है। 3.75% प्रोविडेंट फंड डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर एंड 0.75% पैसा डिपॉजिट बाय द एम्प्लॉई। इट इज द एक्चुअल परसेप्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड। मगर होता क्या है, 3.75% पैसा जो उसको एम्प्लॉयर ने जमा करना होता है, वो पैसा जमा नहीं करता। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखे कि जिस दिन हमारी सैलरी कटे, जिस दिन हमारी सैलरी आए, उसी दिन हमारा प्रोविडेंट फंड डिजिटल प्रोग्राम की तरह हमारे मोबाइल फोन में आ जाना चाहिए, अपडेट आ जाना चाहिए, ताकि ये पैसा हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा हो गया है, ये सुनिश्चित हो जाए और एम्प्लॉयर या उसके स्टाफ की लापरवाही का खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े। इस आशय के साथ में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, और बहुत जल्द ही ये सुविधा भी हम लोगों को देखने को मिलेगी, शुरू हो रही है। तमाम तरीके के तमाम प्रोग्राम हम देश में कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, आप लोग हमारे वेबसाइट पर जाएं, हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पेज पर जाएं। हमारा एक ऐप है bjms.in, आप उस पर जाएं। गूगल प्ले से आप हमारे साथ में जुड़ने के लिए BJMS डाउनलोड करें और उस ऐप के माध्यम से आप जुड़ें। एक बहुत बड़ा परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने के लिए। आज केरल में डोलगोवो ने जिस तरीके से आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है, ये एक बहुत खूबसूरत पहल है केरल में। इस पहल को हम इसी तरीके से बढ़ाते रहें, खूबसूरत कार्यक्रमों के आयोजन करते रहें। लड़ना नहीं, अड़ना जरूर। कोई बात नहीं मानना तो उसके बारे में लिखना जरूर। ऐसे भाव के साथ में काम करें। आओ मिलकर के हम सब इस देश का निर्माण करें। भारत माता की जय। धन्यवाद।